हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैंने अपनी पहली जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में भी हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट के हम 2 पॉइंट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 8 प्राचीन सत्ता और पॉइंट नंबर 9 सभ्यता का अंत। आइए बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपना 8 पॉइंट, प्राचीन सत्ता, प्रसाद तथा शासक। देखो बच्चों, किसी भी समाज को चलाने के लिए एक शासक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत है, तो भारत को चलाने के लिए एक प्रधान होना चाहिए। तुम्हारा प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शासक की आवश्यकता पड़ती होगी। पुराविदों की इसमें अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ पुराविद मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है शासक होते थे। कुछ पुराविदों का कहना है कि वहाँ कोई शासक नहीं है, सब लोग समान रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कुछ पुराविदों का मानना है कि हर स्थल के अपने अपने राजा होते थे। तो सबकी मान्यताएं अलग अलग थी। पुराविदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी है। मतलब वहाँ से एक विशाल भवन मिला है, लेकिन उस भवन से कोई भी भव्य वस्तु या कोई भी महंगी वस्तु नहीं मिली है जिससे ये कहा जा सके कि ये एक किसी राजा का भवन था। वहाँ एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। पुरोहित राजा किसे कहा गया? मेसोपोटामिया में जो राजा होते थे उनको पुरोहित राजा की जो है संज्ञा दी जाती थी। और मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था वो हड़प्पा स्थलों से होता था। तो हड़प्पा स्थलों और मेसोपोटामिया में व्यापार का लेन देन होता था। तो ये जो समानता थी, पुराविदों का मानना है कि जैसे मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा थे, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी पुरोहित राजा रहे होंगे। तो उन्होंने इन दोनों सभ्यताओं को आपस में जोड़कर देखा है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता भी थी। लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे कि कहा जा सकता है कि वहाँ पे पुरोहित राजा थे। बच्चों, ये मूर्ति मिली है जिसे कि पुराविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। ये वहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुई है। अब पुराविदों का मत है, उनका पहला मत कहता है कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं होते थे तथा सभी की स्थिति समान थी। उनका मानना है कि कोई शासक नहीं था, सब अपना कार्य सुचारू रूप से करते थे, मिल बांट कर करते थे। दूसरे पुराविद कहते हैं कि यहाँ कोई एक शासक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। यहाँ सब अपने अपने जो है अपने अपने राजा होते थे और अपना अपना शासन चलाते थे अपने राज्यों में। तीसरे जो है वो मानते हैं पुराविद कि एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तु में समानता मिली, जैसे कि ईंट में और नियोजित बस्तियों में सब जगह एक निश्चित अनुपात मिला। इससे वो अनुमान लगाते हैं कि एक ही राज्य था और एक ही शासक था। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता का अंत। देखो बच्चों, कोई सभ्यता का उत्थान होता है तो उसका अंत भी होता है। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ था। इसके कारण जो है वो कई प्रकार के कारण बताए जाते हैं कि इन कारणों से सभ्यता का अंत हुआ है, लेकिन वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें अलग प्रतीत होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के निम्न कारण माने गए हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन, यानी कि वहाँ मौसम का परिवर्तन हुआ। दूसरा, वनों की कटाई हुई, वनों से उन्हें उत्पाद प्राप्त होता था, वनों की कटाई हुई तो वो लोग दूसरे स्थान पर जाकर बस गए क्योंकि उन्हें वनों से वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई, पेड़ पौधों से। तीसरा, अत्यधिक बाढ़, जो सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण वो वहाँ की सभ्यता जो है नष्ट हो गई। चौथा कारण है नदियों का सूख जाना, नदियाँ सूख गई और जल मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, इसलिए वो दूसरे स्थानों पर चले गए। पांचवा है नदियों ने मार्ग बदल लिया, यानी कि जो सिंधु नदी थी उन्होंने मार्ग बदल लिया, तो पानी की आवश्यकता थी, पानी की कमी होने के कारण वो दूसरे स्थान पर चले गए। और जो 6 पॉइंट है भूमि का अत्यधिक उपयोग। तो ये 6 पॉइंट है जो सभ्यता के अंत के कारण माने जाते हैं। परंतु वहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो कुछ अलग हैं। हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है
1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसी के साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। चौलिस्तान किसे कहा गया? चौलिस्तान कहा गया जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र था, उसको चौलिस्तान कहा गया। तो चौलिस्तान में जो विकसित हड़प्पा क्षेत्र थे वो किसी चीज़ की कमी की वजह से, पानी, व्यापार की कमी से, ये लोग माना जाता है ऐसा, इन चीज़ों की कमी से वो लोग विकसित हड़प्पा स्थलों को छोड़कर गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी नई बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी। सेकंड पॉइंट है, उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, यानी कि 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का काल जो हड़प्पा काल माना जाता है, लेकिन उसके बाद जो काल था वो उत्तर हड़प्पा क्षेत्र माना जाता है। और उस समय भौतिक जो है परिवर्तन हुए, जैसे कि बाढ़, मनके हैं वो लुप्त होने लगे। थर्ड पॉइंट है, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प समाप्त होने लगे। व्यापार केवल थोड़ी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और थोड़े ही माल का प्रयोग किया जाता था, तो इससे क्या है, लंबी दूरी का व्यापार घटने लगा। और फोर्थ हमारा पुरावस्तु और बस्तियों एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है, जो उत्तर हड़प्पा अनुवर्तित संस्कृतियां कही गई। जो पुरावस्तुएं हैं उनसे पता चलता है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे जो मकान निर्माण की तकनीकी है उसका ह्रास होने लगा, और जैसे जो विशाल स्नानागार थे वो, उनकी जो संरचनाएं हैं वो अब बिल्कुल बंद हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि ये जो शैली थी, सभ्यता थी शहरी, ये धीरे धीरे गांव की ओर खिसकने लगी, जिसे कि उत्तर हड़प्पा अनुवर्तित संस्कृति कहा गया। पांचवा पॉइंट है, प्रामाणिक मापतोल प्रणाली परिवर्तित होकर स्थानीय मापतोल प्रणाली के रूप में प्रयोग की जाने लगी। यानी कि जो पहले प्रमाणिक थी, बाटों का प्रयोग था और दूधारी प्रणाली थी, दशमलव प्रणाली थी, उन बाटों का प्रयोग छोड़ के अब वहाँ पे स्थानीय तौर पर जो वहाँ के रहने वाले लोग अपनी सुविधाजनक मापतोल के साधनों का प्रयोग करने लगे। तो जो पहले प्रमाणिक प्रणाली थी मापतोल की, वो अब समाप्त हो गई। 6 है, मौर्य लिपि मन के मृत भांडों का धीरे धीरे जो है वो ह्रास होने लगा, वो जो बनाने हैं लोगों ने बंद कर दिए थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन धीरे धीरे होने लगा था। बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों पॉइंट के ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके आंसर लिखने हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।